So here is the topic, composite functions. Composite functions, नाम से पता लग रहा है composite function. एक function है from A to B, F, and there is another function from B to C. G is another function from B to C. Then there exists a function H from A to C. H एक function है जो A से लेकर के C तक exist करता है, which is called as the composition of the two functions. ठीक? How? आप एक मिनट के लिए इस बात को ऐसे समझें, एक फंक्शन है जैसा मैंने कहा, ये A है और ये B है, ये F एक फंक्शन है, ये X है मान लो और ये Y है, ठीक है, यहां से यहां तक की मैपिंग हो रही है। और इसी तरह लेट अस से B और C ये यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक, दिस फंक्शन इज लेट अस से G, करेक्ट। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो एक फंक्शन F फ्रॉम A टू B एंड G इज अ फंक्शन फ्रॉम B टू C। तो ध्यान से देखें, hx जो हमने कहा वो g of fx है। h of x is a function that is g of fx. g of fx मतलब क्या है इस बात का, आप ऐसे समझें कि a से, इस बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये a से लेकर के b तक फंक्शन गया और b से लेकर के c तक के फंक्शन की बात हो रही है। इस फंक्शन का नाम f है, इस फंक्शन का नाम g है। और y की बात करूं, y इज f of x and z is g of y, because लेट अस से यहां पर कोई x था एलिमेंट, यहां y था कोई एलिमेंट और यहां z था कोई एलिमेंट, ठीक है। y f of x के बराबर है, z g of y के बराबर है। तो एज अ रिजल्ट आप ध्यान से देखें, z कैन बी रिटन एज g of y की जगह पर f of x लिख दिया, which can be written as g of x को g of f of x भी लिख सकते हो आप। I hope I am able to make you understand the meaning of composite of two functions. ठीक है, तो composite of two functions यानी a से b एक फंक्शन गया, b से c एक फंक्शन गया, तो h of x जो एक फंक्शन है, that will be a function, h will be a function from a to c, h will be a function from a to c, मतलब यहां से यहां तक की मैपिंग हो रही है, ठीक है। तो और x belongs to the set A, y belongs to the set B, z belongs to the set C। तो ठीक है, इसी बात को समझने के लिए डायग्रामेटिकली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे समझें। डायग्रामेटिकली हम जानते हैं फंक्शन f एक इनपुट होता है उसके अंदर में और एक आउटपुट निकल के आता है। तो मैं रीड्रॉ करता हूं वही डायग्राम, A B C, A से B पर और B से C पर हम जा रहे हैं, ठीक। तो x इज द इनपुट इन दिस f फंक्शन, इस f के अंदर में x इनपुट हुआ, जो आउटपुट आया वो कौन है, दिस इज y, और इस y को हम fx भी बोल सकते हैं। एंड दिस fx इज द इनपुट इन g, ये g नाम है इसका, दिस fx इज द इनपुट इन g, एज अ रिजल्ट द आउटपुट इज g of fx, एज अ रिजल्ट द आउटपुट इज g of fx। इसका मतलब क्या है, और ये बात ऑलरेडी g of fx को, और जैसा मैं g of fx की बात कर रहा हूं ऐसे ही आप f o gx भी डिफाइन कर सकते हैं, g o g भी डिफाइन कर सकते हैं, f o f भी डिफाइन कर सकते हैं। दीज ऑल आर कॉम्पोजिट फंक्शंस, मतलब एक से ज्यादा फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट करके जो नया फंक्शन बन रहा है, ऐसे फंक्शन को कॉम्पोजिट फंक्शंस कहा जा सकता है, ठीक। अब एक बात लिखी है, क्या बात लिखी है, और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, ये इन जनरल ये और ये दोनों बराबर नहीं होते, इन जनरल ये बराबर नहीं होते, दे मे बी अ केस के वो बराबर हो जाए, ठीक। अभी हम पहले GOF को समझते हैं अच्छे से, देन विल कम टू द FOG पार्ट आल्सो। सो मूविंग ऑन फर्दर, here a line is written, note that
g of f exists if the range of f is a subset of the domain of g. What does it mean? जी ओ एफ एग्जिस्ट कब करेगा? जी ओ एफ को एग्जिस्ट करने के लिए आप ऐसे समझें, पहली बात कि एफ एक्स जो है वो क्या है? इट इज एन एलिमेंट, मैं लिख रहा हूं ये बात, एफ एक्स इज एन एलिमेंट, किसका एलिमेंट? ऑफ द डोमेन ऑफ जी। क्या ये बात समझ में आती है मेरी? तभी उसकी हम एक जी इमेज ले पाएंगे, सो दैट हम इसकी एक जी इमेज ले पाए। अब अपने आप सोच करके देखें, एफ का जो आउटपुट होगा, एफ का जो आउटपुट होगा वो जी का इनपुट हो रहा है, तो एफ का जो आउटपुट है इट हैज टू बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। एफ का जो आउटपुट है यानी रेंज की बात हो रही है, इट हैज टू बी अ सबसेट, किसका सबसेट? जी की डोमेन का। क्योंकि अगर एफ का जो आउटपुट आया यानी रेंज का जो एलिमेंट आया, लेट अस से 1 इनपुट करने पर एफ के अंदर में आउटपुट 3 आ रहा है, और ये 3 जी के अंदर के जी की डोमेन में अवेलेबल ही नहीं है, जी की डोमेन में ये नॉट अवेलेबल है, तो आप अपने आप सोचो 3 की मैपिंग की बात आगे मैं जी फंक्शन में कैसे कर सकता हूं? तो इसका मतलब कंफर्म हुआ कि जो एफ की जो रेंज है वो सारे एलिमेंट गारंटीड जी के अंदर में होने ही चाहिए। यानी कहने का मतलब ये यहां से यहां एफ और यहां से यहां जी, तो मान लीजिए ये दो एलिमेंट ऐसे आ गए, ऐसा जरूर हो सकता है कि ये तीसरा एलिमेंट सेट बी के अंदर में अवेलेबल हो, जो कि जी की डोमेन में तो है लेकिन एफ की रेंज में नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने एफ की कोडोमेन की बात नहीं करी, मैंने एफ की रेंज की बात करी है। तो कोडोमेन में तो कुछ एलिमेंट रेंज से ज्यादा भी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट बात, ये सभी को समझ में आनी बहुत जरूरी है तभी आगे चला जाए, कि रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज है, अगर कभी भूलो तो इस डायग्राम को याद कर लेना, कभी दिक्कत आएगी नहीं फिर, कि ये और ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये ही एफ की रेंज में है, और जो तीसरा एलिमेंट बचता है वो उसकी रेंज में नहीं है लेकिन उसकी कोडोमेन का पार्ट है। या ऐसे कह दे कि जो जी की जो डोमेन है उसका सबसेट होना चाहिए एफ की जो रेंज है। करेक्ट? सो ठीक है, यहां तक इसका मतलब हमें डोमेन वाला पार्ट या ये डायग्राम या ये नोट वाला पार्ट, आई होप ये सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और जैसा मैंने कहा गॉफ जरूरी नहीं है फोक के इक्वल हो जाए, सो गॉफ को एग्जिस्ट करने के लिए ये बात ध्यान में हमेशा रखिएगा। ठीक, तो अब कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब तो समझ लिया, अब आगे चलते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स शेयर कर लेते हैं। काइंडली वट एवर यू हैव रिटन ऑन द स्क्रीन इसे हटा दें। सो द एग्जाम्पल नंबर 1, इफ एफ एक्स इज गिवन टू अस एज एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज गिवन टू अस एज एक्स माइनस 7, और कॉम्पोजिट फंक्शन में मैं सबसे पहले, अब यहां पर दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस, यूनिफॉर्मली, और एक होते हैं नॉन यूनिफॉर्मली। एक यूनिफॉर्मली डिफाइंड और एक होते हैं नॉन यूनिफॉर्मली। पहले हम बात करेंगे केवल यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस यानी वो फंक्शंस जो कि जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब एंटायर डोमेन में उसकी डेफिनेशन सेम रहती है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया या जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस एक्स है जब एक्स लेस देन 0 है,
तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। कहने का मतलब उसकी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस मतलब जैसे पेड़ की टहनियां होती हैं, उसी तरीके से इस फंक्शन की भी टहनियां हैं, ब्रांचेस हैं। मतलब क्या इस बात का कि अलग अलग एक्स के हिसाब से अलग अलग फंक्शन की डेफिनेशन है। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं है उसकी दो ही ब्रांचेस ऑफ फंक्शन की, 3 4 5 6 कितनी मर्जी ब्रांचेस हो सकती हैं। सो सबसे पहले हम यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7 दिया है, हमें जीओ एफ निकालना है। तो जीओ एफ निकालने का तरीका हम जानते हैं, इसे जीओ एफ एक्स लिख सकते हैं, यानी जी ऑफ व्हाट इज एफ एक्स। अब इस बात को अच्छे समझें, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ रही है। आप ऐसे समझो, जो इनपुट जा रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, इनपुट का स्क्वायर आ रहा है। मतलब मैं लिख रहा हूं ये बात में, इनपुट का स्क्वायर आ रहा है, इनपुट का स्क्वायर आ रहा है। तो व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज, अब ये इनपुट का स्क्वायर आ रहा है। अब एफ एक्स कौन है? एक्स स्क्वायर है। पहली बात तो एज इट इज लिख दिया हमने, एफ एक्स की वैल्यू डाल दी। अब ध्यान से समझें, जी एक्स के अंदर में क्या हो रहा है, जी ऑफ एक्स इज कमिंग एज एक्स माइनस 7, यानी इनपुट माइनस 7, ऐसा बोल दो। इनपुट कौन है? एक्स, तो इनपुट माइनस 7। अब यहां पर इनपुट कौन है? एक्स नहीं है, यहां पर इनपुट एक्स स्क्वायर है, तो एज अ रिजल्ट एक्स स्क्वायर माइनस 7, दैट विल बी आंसर। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये तो पहली बात हुई, हमने डिस्कस करा जीओएफ के बारे में। अब बात करें अगर एफओजी के बारे में, एफओजी के बारे में यानी एफ ऑफ जी एक्स। अब देखो ध्यान से, एफ ऑफ जी एक्स, अब जी एक्स कौन है? एक्स माइनस 7, वो वैल्यू पुट कर दी। अब एफ के अंदर में इनपुट जो आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है? इनपुट का स्क्वायर आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है? रिपीटिंग इनपुट का स्क्वायर। व्हाट इज इनपुट हियर? एक्स माइनस 7, उसका क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से देखो डियर फ्रेंड्स, 1 एंड 2, एक जगह कॉफ निकाला, एक जगह फॉग निकाला, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? आंसर इज नो। तो जरूरी नहीं है वो बराबर आए। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, जरूरी नहीं है वो बराबर आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आगे बात करते हैं जीओजी की। जीओजी मतलब जी ऑफ जी एक्स, यानी जी ऑफ व्हाट इज जी एक्स? इट इज एक्स माइनस 7। अब फिर आंसर क्या आएगा? अब इनपुट यहां पर एक्स नहीं है, इनपुट कौन है? एक्स माइनस 7 है। अब जी के अंदर में इनपुट जाता है, तो इनपुट माइनस 7 आउटपुट आता है, यानी x माइनस 7, दिस इज द इनपुट, माइनस 7, यानी आंसर आएगा x माइनस का 14। आई होप आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट परफेक्टली क्लियर। ठीक, फॉग, गॉफ और जीओजी, ये हमने निकाला फॉर अ कॉम्पोजिट फंक्शन। इज इट क्लियर? चलिए मूविंग ऑन फर्दर, एग्जाम्पल नंबर 2। So here it is written, if f is a function from R to R, kindly stop me in between or say it in a chat box that if you are unable to understand something, तो आप chat box में डाल दें वो चीज। f is a function from R to R, fx दिया है ax square minus root 2, f of f root 2 दिया हुआ है, f of x, x की वैल्यू root 2 दी हुई है, यानी f of root 2 की बात हो रही है। इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक, तो हम एक चीज जानते हैं, यहां पर इनपुट x है, यहां पर इनपुट x की वैल्यू हमने रूट 2 कर दी, यानी f के अंदर में a इंटू रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2, दिस विल बी द वैल्यू। f ऑफ रूट 2 की जगह पर a रूट 2 का स्क्वायर माइनस का रूट 2 कर दिया, यानी f ऑफ, अब रूट 2 का स्क्वायर इज 2, तो 2a माइनस का रूट 2। यू गेटिंग माय पॉइंट? 2a माइनस का रूट 2। अब हमें पता है f के अंदर में जो इनपुट हो रहा है, आउटपुट क्या आएगा? a टाइम्स इनपुट, व्हाट इज द इनपुट? 2a माइनस का रूट 2 का स्क्वायर माइनस का रूट 2। आप ऐसे समझे, मैं दोबारा बोल रहा हूं अपनी बात ताकि कंफ्यूजन ना हो। f के अंदर में जो इनपुट है, आंसर विल बी a इंटू इनपुट का स्क्वायर माइनस रूट 2। ठीक, तो अगर यहां पर कंफ्यूजन हो रही है, तो आप यहां पर एक काम कर सकते थे, पुट कर सकते थे 2a माइनस का रूट 2 को लेटर से t पुट किया, तो आपका आंसर ऐसे भी बोल सकते थे, आपका आंसर क्या आता बाहर? a इंटू टी स्क्वायर माइनस का रूट 2। ये क्या आ जाता आपका? दिस वुड हैव बीन योर आउटपुट। क्लियर? सो अब यहां से आपके पास ये वैल्यू आ गई, क्या? a इंटू 2a माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है, कितनी है? माइनस का रूट 2, तो ये माइनस रूट 2 विल गेट कैंसल विद माइनस रूट 2। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया?
a इंटू 2a माइनस √2 का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब a ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर है तो कंफर्म है ये 0 नहीं होगा, तो कंफर्म है यही वाला पोर्शन 0 होगा, यानी 2a इज इक्वल टू √2। एज अ रिजल्ट a की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2, एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर ये बात समझ में आ गई होगी सभी को, राइट। So this was the example number 2. Moving on further to the example number 3. Please इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। This is a good example to make you the concept which I taught you today कि range of f has to be a subset of codomain, उसको समझने के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल। ठीक है, अब ध्यान से समझें। जैसे कि ये लिखा हुआ है ऑलरेडी कि fx दिया है log of 100x, 100x इज द बेस, यानी अगर मैं इसको कंपेयर करूं log ऑफ n टू द बेस a से, तो यहां पर जो नंबर दिया है वो दिया है 2 log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -x, ये नंबर दिया है। और बेस की बात करूं दैट इज गिवन टू यू एज 100x। तो ठीक है, तो सबसे पहला काम हम डिफाइन करेंगे log को, ऑब्वियसली फंक्शन को डिफाइन करेंगे, यानी fx को डिफाइन करेंगे। fx को डिफाइन करने के लिए एज वी ऑल नो सबसे पहली कंडीशन होती है n इज ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन होती है a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। एम आई राइट? सो और अब बात करें तो पहली कंडीशन ऐसा लिख लें, n इज पॉजिटिव। n इज पॉजिटिव मतलब 2 log x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहां पर बेस में मैंने कुछ लिखा तो अंडरस्टूड 10 है, माइनस एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0, यानी इसका मतलब क्या आ गया कि इट विल बी लाइक 2 log x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x इज लेस देन 0, माइनस साइन दोनों तरफ कॉमन लिया, ठीक, दो माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। सो अब हमें पता है इस लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए x हैज टू बी पॉजिटिव, x पॉजिटिव है तो ये वाला x भी पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 log x प्लस 2 इज लेस देन 0, यानी log x इज लेस देन -1, यानी इसका मतलब क्या आ गया, x इज लेस देन 10 टू द पावर -1, एंड वी हैव ऑलरेडी रेड कि x तो पॉजिटिव है, ठीक है ना, x ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यानी हमने ऑलरेडी बात लिख ली है। पहली कंडीशन ऑलरेडी आ चुकी थी, x इज ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन आ चुकी है x इज लेस देन 1/10, और तीसरी कंडीशन अगर हम बेस पे लगाएंगे 100x के बारे में, 100x ग्रेटर देन 0, तो एक ही बात निकल के आती है कि x पॉजिटिव है, और 100x इज नॉट इक्वल टू 1 से एक बात निकल के आती है कि x इज नॉट इक्वल टू 1/100। सही है? सो डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखो, इसका इसका और इसका, इन तीनों रिजल्ट्स का क्या ले लें हम, इंटरसेक्शन ले लें, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 ले लिया हमने। मेरी बात समझ में आती है यहाँ तक? 1 2 और 3 का हमने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। अब जैसे ही हमने इंटरसेक्शन लिया तो क्या होगा, यहां से इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो सिंप्लीफाई होकर के आ गई 0 से लेकर के 1/100 यूनियन 1/100 से लेकर के 1/10, ये फाइनल हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है, जिसके लिए कि ये फंक्शन क्या है, फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है जो gx है वो किसके इक्वल दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल दे रखा है। gx किसके इक्वल दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल दे रखा है। आई एम श्योर फ्रैक्शनल पार्ट आप समझते हैं। अब FOG एग्जिस्ट कर रहा है, FOG एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने अभी जो कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ा है FOG के अंदर में, हमने FOG के अंदर में हमने बात करी है, तो इसका मतलब है f के अंदर में इनपुट g आ रहा है। आई एम रिपीटिंग, f के अंदर में इनपुट g आ रहा है, यानी कि इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं क्या, सेम लॉजिक से जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है अभी, रेंज ऑफ g मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। कारण ये बात क्यों कर रहा हूं मैं ऐसी, द रीजन बीइंग, मैंने, लेट मी रिपीट इट अगेन माय डियर, 1 2 और 3 इन सब का हमने इंटरसेक्शन लिया,
जी एक्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, हम जानते हैं जी एक्स की जो रेंज होती है, इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो उस समय पर जो जी एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 होती है। इसकी ये नेचुरल डोमेन में इसकी ये नेचुरल रेंज आ जाती है, ठीक है ना, इतना हम सब जानते हैं। अब याद करो, आज हमने जो शुरुआत करी सबसे पहले जीओएफ से करी थी। किससे बात करी थी? जीओएफ। ध्यान से देखो, लेट मी गो पीछे। हमने जीओएफ से शुरुआत करी थी। जीओएफ के लिए जो अंदर में इनपुट है एफ, वो पहला फंक्शन था और जी बाद का फंक्शन था। आई एम रिपीटिंग, जीओएफ के अंदर में एफ अगर इनपुट है, द फंक्शन द वन विच इज इनपुट in a composite function has to be taken the first function, then comes the another function. जैसे कि अगर मैं FOG की बात करूंगा तो यहां पर G इनपुट है, तो पहले फर्स्ट हम G की बात करेंगे, देन G का जो आउटपुट है वो F के अंदर में इनपुट आएगा, तो यानी जो सेकंड फंक्शन है वो G आएगा। एम आई राइट? तो इसी कॉन्सेप्ट से अब ध्यान से देखो, यहां हमने बात करी थी क्या, कि एफ की जो रेंज है वो जी का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अब यहां क्या मैं बात करूंगा, जी की जो रेंज है, लिसन ध्यान से, जी की जो रेंज है वो एफ की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसी बात को दोहराते हुए उसी क्वेश्चन पे चलते हैं कि मैंने क्या कहा था कि जी की जो डोमेन है, जी की जो डोमेन है, जी की जो रेंज है, सॉरी, क्योंकि जी पहला फंक्शन आएगा, पहले जी की बात हो रही है, पहला जी आएगा फिर एफ आएगा, आप ऐसे समझें। तो जी की जो रेंज है वो एफ का डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। अब कायदे से देखते हैं हम, तो जी की रेंज तो ये होती है और एफ की जो डोमेन आई है ये डोमेन ऑफ एफ है, दिस इज द डोमेन ऑफ एफ, करेक्ट। सो अरे भाई ये एलिमेंट तो ज्यादा ही आ रहा है, ये तो 0 से 1/10 तक ही जा रहे हैं, ये 0 से 1/100 तक जा रहे हैं। तो अब नंबर लाइन पे अगर मैं बात करूं, ये रहा 0 और ये रहा कहीं ना कहीं 1, इसमें कहीं ना कहीं ये 1/10 आएगा और कहीं ना कहीं ये 1/100 आएगी वैल्यू। एफ के डोमेन में 0 से लेकर के 1/10 तक है और बीच में ये भी नहीं है, तो एफ की डोमेन जो है उसका ही सबसेट होना चाहिए था जी की रेंज। तो कंफर्म है इसका मतलब कि जी की रेंज यही होनी चाहिए, इसका मतलब है कंफर्म है, दैट इज रेंज ऑफ जी must be equal to the domain of f, डोमेन ऑफ f, क्योंकि जो डोमेन ऑलरेडी इस फंक्शन में आ रही है f की, वो डोमेन या वो एलिमेंट सारे g का आउटपुट हो सकते हैं। हम जानते हैं क्योंकि g का आउटपुट, नेचुरल स्वभाव जो है उसका, नेचुरल बिहेवियर जो है g का, वो 0 से 1 तक जाता है, यहां से यहां तक जाता है। पर हम जानते हैं जो जी की जो रेंज है, जी के अंदर में जो एलिमेंट, ताकि ये फंक्शन एफ ओ जी डिफाइन हो जाए, फॉर द डेफिनेशन एफ ओ जी टू होल्ड ट्रू, हम ये जानते हैं कि इसकी जो रेंज है वो यहीं तक ही होनी चाहिए, केवल यहीं तक ही होनी चाहिए, तभी ऐसा एग्जिस्ट करेगा। आई एम श्योर मेरी बात समझ में आई होगी। काइंडली से यस और नो, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ composite function and the concept of the range of a particular function, a subset of the domain of the another function, so that the composite function can hold true or exist kare, correct? So fair enough, moving on further. Just give me a second. So this is another function. I am trying to take small examples, छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा और एक आध क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से लूंगा ताकि आपको
छोटी से लेकर के बड़ी बात तक समझ में आए. We won't be able to cover up today the non-uniform defined function. Let us talk only about the uniform defined functions and some of the properties related to the composite function. Believe me, friends, once I start talking about the non-uniformly defined function, you will start loving the graphs. I am sure आपको graphs अभी अच्छे समझ में आ रहे होंगे, लेकिन ग्राफ का बड़ा मस्त यूज होगा, बड़ा ही अच्छा यूज होगा किसके अंदर में? नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन के अंदर में. ठीक है, तो लेट अस कंसंट्रेट ऑन दिस एग्जांपल नंबर 4 प्रायरली, that if fx is given to us as 2x minus 7 over x plus 3, find a function g such that g of fx is equal to x. Also find the domain and range of g. So this is the function here. ठीक है ना, this is the question. तो हम ये समझ रहे हैं कि ध्यान से देखो कि एक काम करते, जो 2x माइनस 7 अपॉन x प्लस 3 है, लेट अस पुट इट इक्वल टू t. हम इसको एक मिनट के लिए t मान लेते हैं. ठीक है, तो g, अब x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ t. x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ t. वाई? अभी बताता हूं क्यों. पहले x की वैल्यू t के टर्म्स में आप निकालेंगे, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी निकल करके क्या आ जाएगी? 3t प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी. ये x की वैल्यू सिंप्लीफाई करके t के टर्म्स में आ जाएगी. यहां तक तो समझ में आती है बात. ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान से देखिए, g ऑफ fx कौन है? ये वैल्यू है यानी t. g of t is given to us as x. So what is x? We have already found what is x. तो एज अ रिजल्ट उसकी वैल्यू आ गई 3t प्लस 7 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 2 माइनस का t. तो g of t आ गया. सही है. अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था फाइंड अ फंक्शन g. तो x की जगह आप वेरिएबल t की जगह आप x रख लो, मतलब आप t की जगह आप x से रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी देयरफॉर जो फंक्शन g आ गया, यानी g ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x. अब क्वेश्चन ने कहा हमसे कि क्या निकालना है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ g. अब डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है. अब डोमेन ऑफ जी की बात करूं, डोमेन ऑफ जी तो साफ साफ पता लग रहा है, ऑल रियल नंबर्स में से 2 घटा दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता. डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है. ठीक है. और रेंज की बात करूं, आई एम श्योर आपने सभी ने पढ़ा होगा, दिस इज अ लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन. दिस इज अ लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन. दिस इज द केस ऑफ अ रैशनल फंक्शन. तो इट्स रेंज इज गोइंग टू बी, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर्स माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर, यानी all real number minus of -3. So that's the answer to this function or question, domain and range. और ये function निकल गया हमारे पास. right? चलिए चलते हैं आगे. So here's another example. If gx is given to us as 2x plus 1, hx is given to us as this. So find a function such that f of g is equal to h. यानी ये लिखा है f of gx is equal to क्या होना चाहिए? h of x होना चाहिए. ऐसा निकालना है. तो ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ. ठीक है ना, ये शायद आप कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बस सिंपल हिंट दे रहा हूँ. f के अंदर में g कौन है? 2x प्लस 1. वो किसके इक्वल होना चाहिए? hx के इक्वल होना चाहिए. hx कौन है? ध्यान से देखो, ये लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 7 लिखा है. ठीक है. अरे बहुत सिंपल है ये तो. ऐसे ही हो गया. देखो जरा ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन करो आप. तो ये कितना आ जाएगा? 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 6 आ गया. यानी hx की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 आ गई. ठीक है. तो ये किसके इक्वल है? और वो ये f ऑफ 2x प्लस 1 के इक्वल है. हमें क्या निकालना है? एक फंक्शन f निकालना है. अब पुट कर दो. आप ध्यान से देखो कि 2x प्लस 1 को लेटस से इक्वल टू t पुट किया आपने, तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि f ऑफ t जो है वो क्या निकल के आ रहा है? t स्क्वायर प्लस 6 आ रहा है. इसका मतलब जो फंक्शन f आ गया, अब t की जगह आप x पुट कर दें, यानी x स्क्वायर प्लस 6 आ गया. एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. करेक्ट.